मूवी की शुरुआत होती है साल 2023 में। जापान में एक आम दिन की शुरुआत होती है। लोग एक लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं। कोई इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख रहा है, कोई दोस्तों से चैट कर रहा है, तो कोई रात की पार्टी की योजना बना रहा है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक ट्रेन की गति बढ़ जाती है और अजीब घटनाएं होने लगती हैं। बोतल के ढक्कन अपने आप गायब हो जाते हैं और मोबाइल पर भूकंप की चेतावनी आने लगती है। तभी ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में चली जाती है और अचानक रुक जाती है। यात्रियों में हलचल मच जाती है। जैसे ही एक यात्री दरवाजा खोलता है, लोग घबराकर ट्रेन से कूदने लगते हैं। बाहर का दृश्य देख सब स्तब्ध रह जाते हैं। चारों तरफ पेड़, घास और उजड़ी हुई इमारतें थीं, जैसे सभ्यता का नामो निशान मिट गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रेन की 5वीं बोगी को छोड़कर बाकी सभी डिब्बे गायब हो चुके थे। समय के साथ यात्री धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। यूटो शिराहमा, जो एक फायर फाइटर है, घायल लोगों की देखभाल करता है और सुझाव देता है कि पीछे की सुरंग की जांच की जाए। उसके साथ नाओया और साए हातानो भी जाते हैं। तीनों एक लंबी अंधेरी सुरंग में चलते हैं और आगे जाकर एक तेज रोशनी देखते हैं। जब वे उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक वीरान रेगिस्तान फैला होता है। दूर दूर तक कोई इमारत या टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं होता। वे तीनों वापस लौटकर बाकी साथियों को यह सब बताते हैं, लेकिन लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। तब साए हातानो अपने मोबाइल से लिया गया एक वीडियो सबको दिखाती है, जिससे सबको सच्चाई माननी पड़ती है। 7 घंटे बीत जाते हैं। लोग रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रेना चोरी छिपे नाओया के बैग की तलाशी लेती है और एक लेटर पाती है जिस पर आपराधिक विभाग की मुहर होती है। उसे शक होता है कि नाओया कोई अपराधी है। फिर वह साए हातानो के बैग से खाना चुरा लेती है, लेकिन पकड़े जाने के डर से पैकेजिंग फेंक देती है। नाओया पैकेट उठाकर उसे वापस ट्रेन में ले आता है, लेकिन उसी वक्त साए उसे चोरी करते हुए देख लेती है। जब बाकी यात्री नाओया के हाथ में खाना देखते हैं तो उस पर ही चोरी का आरोप लगा देते हैं। रेना उस चिट्ठी का जिक्र भी करती है। अपमानित नाओया इन आरोपों से इनकार करता है और अकेले जाने का फैसला करता है। तभी काजुमा एक फल का डिब्बा निकालता है और उसे सब में बांटने का सुझाव देता है। जब दाइची और शुगो खाना बांट रहे होते हैं, तभी एक यात्री वह वीडियो चला देता है जिसमें साफ दिखता है कि चोरी रेना ने की थी। जब लोगों को एहसास हुआ कि नाओया निर्दोष है, तो पियन शान उसका पीछा करता है। नाओया एक गहरे गड्ढे में गिरने ही वाला था, लेकिन शान उसे समय पर बचा लेता है। शुक्रगुजारी जताने के लिए नाओया बताता है कि वह एक हेयर स्टाइलिस्ट है और 30 साल का है, लेकिन वह उस जेल वाले पत्र की असली वजह बताने से इनकार कर देता है। रात ढलते ही कुछ यात्री सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बेचैनी में रात गुजारते हैं। सुबह होते ही सबको यह डर सताने लगता है कि शायद वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। ऐसे में यूटो एक दोस्त से कहता है कि वह दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर न ले। इस पर यूटो स्वीकार करता है कि उसकी लापरवाही से उसका साथी जख्मी हुआ और चलने की ताकत खो बैठा। अब उसे लगता है कि जब तक वह जिंदा है, हर उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसे जरूरत हो। नाओया और यूटो फिर उन लोगों को ढूंढने निकलते हैं जो गुस्से में ट्रेन छोड़कर चले गए थे। धीरे धीरे सबको मनाकर वापस ट्रेन की तरफ लाते हैं और साथ मिलकर परिस्थितियों से निपटने की योजना बनाते हैं। इन सबके बीच नाओया को अपना छोटा भाई याद आता है जो जेल में है। वह पत्र जो उसके बैग में मिला था, उसी भाई ने लिखा था। नाओया ने बहुत कम उम्र में अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी ली थी और आज भी वह खुद को ही उसके बिगड़ने का जिम्मेदार मानता है। इस बीच कुछ यात्री आसपास की जगहों की खोज करते हैं और उन्हें एक खंडहर में ऊंचे टावर के अवशेष मिलते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि यह वही टावर था जिसकी खबर उन्होंने समाचारों में देखी थी और जो 2026 में पूरा होने वाला था। वहीं जंगल में एक यात्री को सड़ा हुआ नींबू का डब्बा मिलता है और जीव विज्ञानी शुगो एक ऐसे पौधे का पता लगाते हैं जिसे विकसित होने में 30 साल लगते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वे सब पृथ्वी के भविष्य में फंस चुके हैं। यह सच्चाई सबके लिए बेहद चौंकाने वाली और डरावनी होती है। उधर साल 2023 में टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही होती है कि एक लोकल ट्रेन के 2 डिब्बे, जिनमें लगभग 100 यात्री सवार थे, अचानक गायब हो गए हैं। रात को निराशा का माहौल और गहरा हो जाता है, लेकिन साए हातानो और पियन शान मिलकर ट्रेन के ऊपर प्लास्टिक कंटेनर रखते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। सुबह होते ही शुगो पास की हरियाली की तरफ सबका ध्यान दिलाते हैं, जो इस बात का संकेत था कि आसपास पानी का कोई स्रोत मौजूद है। एक ग्रुप जंगल की खोज में निकलता है। रास्ते में नाओया बताता है कि उसके माता पिता अपराधी थे और यही वजह है कि वह हमेशा खुद को दोषी महसूस करता है। तभी एक लड़का एक मेंढक देखता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि पानी पास है, लेकिन रास्ता एक गहरी खाई से रुका होता है जिसे पार करने के लिए उन्हें रस्सी की जरूरत होती है। वे वापस ट्रेन में जाकर तार निकालते हैं और दोबारा खाई की ओर लौटते हैं।
शान पहाड़ की चोटी पर चढ़ता है और जब वह एक झरना देखकर खुशी से चिल्लाता है तो उसे चारों तरफ कोई फेमस पहाड़ नहीं बल्कि एक समुद्र दिखाई देता है। लौटकर वह सबको यह बात बताता है और यात्री अंदाजा लगाने लगते हैं कि कहीं पृथ्वी पर ही कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आ चुका। रात को सभी सो जाते हैं, लेकिन सबसे उम्रदराज यात्री ताना ट्रेन से बाहर निकलते हैं और एक अजनबी को घूमते हुए देखते हैं। जब वे अंदर जाकर सबको बताते हैं तो कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता। तभी बारिश शुरू हो जाती है और लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अब उन्हें पीने का पानी मिल सकता है। सुबह की शुरुआत यात्रियों के स्नान और आराम से होती है। इस दौरान जीव विज्ञानी शुगो आसपास के जीव जंतुओं और पौधों का अध्ययन करते हैं। वे कुछ खाने योग्य वनस्पतियां खोज निकालते हैं और दूसरों को दिखाते हैं। इसी बीच कातिया गलती से जहरीली बेरी खा लेती हैं, लेकिन सौभाग्य से वह जानलेवा नहीं होती। यह घटना सभी के लिए चेतावनी बन जाती है कि बिना जांच के कुछ भी खाना खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे सबको यह समझ आने लगता है कि वे वहां सिर्फ इंतजार करके नहीं बच सकते। सब एकजुट होकर जरूरी कामों में जुट जाते हैं। कोई बांस से बर्तन बनाता है तो कोई बैंक कार्ड से चाकू बना देता है। युवक झरने से पानी लाते हैं और पौधों से सूप बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही रात का खाना खाया जाता है, कुछ यात्रियों की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। शुगो सूप के बर्तन की जांच करते हैं और पाते हैं कि उसमें जहरीली जामुनें पड़ी थीं। तभी किसी को याद आता है कि ताना को बर्तन के पास देखा गया था, लेकिन अब वे वहां मौजूद नहीं हैं। एक ग्रुप बाइक लेकर ताना को ढूंढने निकलता है। रास्ते में एक लड़का गिर जाता है और अपनी टॉर्च खो देता है, लेकिन कुछ देर बाद वह हेयर कट का उपकरण लेकर लौटता है जो पहले कहीं खो गया था। अगली सुबह शुगो सभी से कहता है कि वह पास की नदी को खोजने का प्लान बना रहा है। उसके दोस्त भी साथ जाते हैं, लेकिन जंगल में उनका सामना अचानक एक अजनबी से हो जाता है जो शुगो पर हमला करता है और फिर भाग जाता है। उसके दोस्त उसे वापस ट्रेन तक लाते हैं, जहां सौभाग्य से एक मेडिकल छात्र होता है जो प्राथमिक उपचार करता है। बाकी यात्री भी उसकी मदद करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। कुछ समय बाद ताना जंगल से वापस लौट आते हैं। असल में वे एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे। वे सबको सिखाते हैं कि कैसे कैंप के चारों ओर जाल बिछाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसी बीच रेनी अपने बाल ठीक करवाने के लिए नाओया से मदद मांगती है। बाल कटवाने का यह काम इतना फेमस हो जाता है कि सब लोग लाइन में लगने लगते हैं। तभी पियन शान और कातायामा को एक किशोर लड़का जंगल में जाल में फंसा हुआ दिखता है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। वे उसके पीछे दौड़ते हैं और नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां वह किशोर उन्हें रुकने के लिए कहता है और खुद गायब हो जाता है। उधर नाओया अपनी टीम के 2 सदस्यों की गैरहाजिरी नोट करता है और उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। तभी वही किशोर लौटता है और दोनों लोगों को लेकर छठे डिब्बे की ओर ले जाता है, जो अब रहस्यमयी तरीके से 5वें डिब्बे से दूर प्रकट हुआ था। यहाँ उनका स्वागत करता है यामामोटो, एक एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसने नदी के किनारे एक शानदार और सुरक्षित कैंप तैयार किया है। वहाँ मीठा पानी और बड़ी मछलियों की भरमार है। जल्द ही कैंप में किचन, टॉयलेट और दूसरी जरूरी सुविधाएं बन जाती हैं। इसी कैंप में उस हमलावर को भी खोज निकाला जाता है जिसने पहले शुगो आकाशी पर हमला किया था। वो व्यक्ति माफी मांगता है और बताता है कि डर की वजह से उसने हमला किया था। इसके बाद वह रेडियो सिग्नल की बात करता है जिसमें कनाडा से साल 2060 का जिक्र था और यह पता चलता है कि 2026 में एक मानव निर्मित तबाही आई थी। स्पेस डेब्री से एक क्षुद्र ग्रह की दिशा बदल गई थी जो धरती से टकराया और इससे ग्लोबल विनाश हुआ। अरबों लोग मारे गए और सूर्य की रोशनी ब्लॉक हो गई। इसी कारण अब अतीत में लौटना जरूरी बन चुका है। यामामोतो और बाकी लोग इस खबर से प्रभावित होकर कैंप के आसपास नए स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी ताना की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह पेड़ की टहनियों से गुड़िया बनाकर उनसे बातें करने लगता है। उधर नाओया और उसके साथी नदी किनारे एक अजीब पत्थर खोजते हैं जिसे यामामोटो बेहद महत्वपूर्ण बताता है, क्योंकि यह पत्थर घर वापसी का रास्ता हो सकता है। इसी बात को लेकर रेनी और कातायामा के बीच बहस हो जाती है। रेनी धक्का देती है और गिरने पर कातायामा एक शव पर से धूल हटा देती है जो उसी हत्यारे से मेल खाता है जिसकी खबरें हाल ही में आई थीं। तभी छठे डिब्बे के कुछ लड़के दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन रेनी किसी तरह बच निकलती है और कातायामा जंगल के रास्ते भाग जाती है। इसके बाद 5th कार के यात्री हथियार बनाना शुरू करते हैं और शुगो के साथ कुछ लोग उस लड़की को खोजने निकलते हैं जो गायब हो गई थी। वह लड़की अब नाव तक पहुंचती है, लेकिन वहां एक और राज खुलता है। यामामोटो रेडियो कॉल का नाटक कर रहा था। लड़की को समझ आ जाता है कि तार पहले ही काट दिए गए हैं। यामामोटो कहता है कि वो अतीत में नहीं लौटना चाहता, वो यहाँ एक नया समाज बनाना चाहता है। फिर वो कातायामा को बांध देता है और एक केबिन में बंद कर देता है जहाँ उसकी चीखें कोई नहीं सुन सकता। अगली सुबह 5th कार के यात्री हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक महिला सलाह देती है कि वे पीछे हटें और सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। इस दौरान 6th कार के कुछ लोग जरूरी सामान लेने आते हैं, लेकिन वे जाल में फंस जाते हैं। तभी असली लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी एक लड़का आता है और यामामोटो पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिससे पूरी लड़ाई रुक जाती है। यामामोटो ने अपनी धोखाधड़ी स्वीकार की, लेकिन उसका कहना था कि उसका इरादा केवल लोगों का हौसला बढ़ाना था।
फिर भी बाकी यात्रियों ने उसे निर्वासित करने का फैसला किया। जाने से पहले यामामोटो ने एक लॉगबुक सौंपी जिसमें उस टॉवर की जानकारी थी जो उन्हें अतीत में लौटने में मदद कर सकता था। उधर जो यात्री इमारत की खोज में गए थे वे उस रहस्यमय टावर तक पहुंच गए जहां उन्हें एक चमकता हुआ क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा मिला। वैज्ञानिक रे ने 2023 के निगरानी फुटेज की जांच की और पाया कि समय और स्थान में विकृति के कारण सुरंग में कुछ अजीब घटित हुआ था जो 2 डिब्बों के गायब होने के समय से जुड़ा था। यात्रियों ने उस लॉग की जांच की जिसे इमामोटो युगो ने खोजा था और इससे आपदा की सटीक तारीख का पता चला। उनके पास अब एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीयता वाला उल्का पिंड का टुकड़ा था जो भविष्य को बदलने की चाबी बन सकता था। एक यात्री को याद आया कि रवाना होने वाले दिन उसने आकाश में एक अजीब धूमकेतु देखा था। रे ने इसका विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि यह एक सुपरनोवा विस्फोट की चमक थी। भविष्य के वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की कि जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में विस्फोट करता है तो उससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि समय और स्थान में दरार पड़ सकती है। उसी दरार से वे अतीत में पहुंचे थे। इसका मतलब था वे फिर से कीड़ा छिद्र को खोल सकते थे। फिर एक रात तेज तूफान आया जिसने सभी यात्रियों को अपने डिब्बे से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान खोजने पर मजबूर कर दिया। तनाका ने सुरंग के पीछे का दरवाजा खोला और एक अजीब हवा ने उसकी गुड़िया को उड़ा दिया। तूफान शांत होने के बाद गुड़िया पूरी तरह गायब हो चुकी थी। 1 साल बाद 2023 में वैज्ञानिकों ने वही गुड़िया खोज निकाली और समझा कि उस दरवाजे से शक्तिशाली ऊर्जा निकलने की जरूरत है। यात्रियों को एक ऐसा विद्युत सब स्टेशन मिला जो अब भी काम कर रहा था। उन्होंने वहां से बिजली सप्लाई की ताकि अगली बार तूफान आने पर कीड़ा द्वार स्थिर हो सके और वे समय में वापस लौट सकें। जैसे ही बिजली दरवाजे तक पहुंची, आंधी के साथ वह खुल गया, लेकिन तनाका ने वापसी से मना कर दिया। बाकी सभी लोग डिब्बे में लौटे और कीड़ा छेद के जरिए समय में दौड़ते हुए आखिरकार 2026 में पहुंच गए, जहां पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह में अब बस कुछ ही महीने बाकी थे। उन्होंने अधिकारियों को क्षुद्र ग्रह के टुकड़े और भविष्य के पौधों को प्रमाण के तौर पर दिखाया, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। बावजूद इसके इंटरनेट पर इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई और समय यात्रा में रुचि रखने वालों ने इन यात्रियों की कहानी को गंभीरता से लिया। वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वे सही थे क्योंकि उन्होंने भी क्षुद्र ग्रह को ट्रैक किया था। एक यात्री ने इंटरनेट पर एक सार्वजनिक अपील जारी की जिसमें उसने सभी लोगों को इस खतरे के प्रति जागरूक किया। उसी समय एक पूर्व सरकारी अधिकारी ने रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया और बताया कि सरकार इस खतरे को गंभीरता से ले रही है। मिसाइल लॉन्च की तैयारी शुरू हो गई जो क्षुद्र ग्रह की दिशा को बदल सकती थी। जब विनाश का दिन नजदीक आया तो यात्री फिर से प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए। वे सोच रहे थे कि क्या इस आपदा से बचने का कोई उपाय है और अगर नहीं तो वे एक साथ अंत का सामना करेंगे। लेकिन सेना ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। मिसाइलों ने क्षुद्र ग्रह की दिशा बदल दी और पूरी मानवता को विनाश से बचा लिया। यह एक अनोखी और गहरी कहानी थी जो समय यात्रा, विज्ञान और भविष्य की चेतावनी से जुड़ी थी। इसका अंत यही सिखाता है, पृथ्वी का भविष्य केवल सरकारों या वैज्ञानिकों पर नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी ही अनोखी और दिमाग हिला देने वाली फिल्मों की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।